नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं? और क्या ईरान ने अपनी खुफिया एजेंसी को ट्रंप के खात्मे के आदेश दे दिए? क्या सुलेमानी की हत्या का 5 साल बाद बदला लेने की स्क्रिप्ट ईरान ने लिख दी है? सवाल यह भी है कि एक तरफ अमेरिका ईरान की परमाणु प्रैक्टिस को रोकने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान अपने मिसाइल सिटी को दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। लेकिन क्या सच में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान मार सकता है, या फिर इसके जरिए ट्रंप ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहे हैं और इसके पीछे वजह है गाजा, वो गाजा जिससे गाजा वासियों को बाहर करने की तैयारी की जा रही है और गाजा को नए सिरे से बसाकर उस पर इजराइल को बसाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि गाजा वासियों को बाहर जाना होगा, खाड़ी में शरण लेनी होगी, जॉर्डन और मिस्र में शरण लेनी पड़ेगी। और इस फैसले के जमीन पर उतरने में ईरान की सबसे बड़ी तैयारी है कि अमेरिका को रोका जाए। ईरान इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि ईरान ही हमास को हथियार देता है, ईरान ही हमास को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को हथियार ईरान देता है। तो क्या ईरान वर्सेस अमेरिका, या कहें कि ट्रंप वर्सेस ईरान, जो डेथ वारंट है वो किसका किसके खिलाफ, विस्तार से आपको बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे खाड़ी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के बयान की, बात डोनाल्ड ट्रंप की। क्योंकि आज जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है या जो निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने दिए हैं और इसके अपने आप में बड़े मायने हैं। तो जरा सबसे पहले देखिए ट्रंप ने निर्देश क्या दिए हैं और क्या कहा है, इस पर एक नजर डालते हैं। ट्रंप जो ईरान को लेकर कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। ये ट्रंप अपने सैन्य अधिकारियों को कह रहे हैं। आप समझिए जरा, इस बयान के मायने समझिए। क्या वाकई में दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को मारा जा सकता है, उसकी हत्या की जा सकती है? और ये ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप क्या कह रहे हैं कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। तो क्या एक जंग की तैयारी है जिसमें ईरान पर हमला किया जा सकता है? लेकिन सवाल यह है कि ईरान ट्रंप की हत्या क्यों करेगा और क्या ईरान ने कभी अपने इस तरीके के इरादे सामने रखे हैं? जरा इस गुत्थी को भी सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक गुत्थी आपको लेकर जाएगी 2020 के अंदर। दरअसल ईरान ने 2023 में ट्रंप को मारने की धमकी दी थी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड एयरोस्पेस फोर्स के हेड आमिर अली हाजीजादेह ने कहा था कि ईश्वर ने चाहा तो हम ट्रंप को जरूर मारेंगे। हम उन सभी मिलिट्री कमांडर को मारना चाहते हैं जो ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल थे। दरअसल 2020 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर सेना और सीआईए ने ईरानी विशेष सेना के प्रमुख सुलेमानी को मार दिया था। ट्रंप उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 2019 में ट्रंप ने ईरान को परमाणु संधि तोड़ने के लिए तबाही की धमकी भी दी थी और उसके बाद 2020 में सुलेमानी को मारा गया। जनरल कासिम ने कहा था कि ट्रंप ने युद्ध शुरू किया तो हम खत्म करेंगे, और सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने भी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले किए थे। लेकिन जिस सुलेमानी ने 2019 में यह कहा था कि अगर युद्ध अमेरिका ने, ट्रंप ने शुरू किया तो युद्ध हम खत्म करेंगे, 2020 में अमेरिकी फोर्स और सीआईए ने उस सुलेमानी को मार दिया था। तो क्या 5 साल बाद इंतजार ईरान यह कर रहा था कि एक राष्ट्रपति के फैसले के बाद जब सुलेमानी को मारा गया तो ट्रंप जब राष्ट्रपति बन जाएंगे, बतौर राष्ट्रपति रहते ही क्या हत्या की जाएगी? क्योंकि इन सब के बीच में 4 साल वो थे जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे।
अगर ईरान को उन्हें मारना होता तो मारना आसान होता, लेकिन एक राष्ट्रपति को मारना लगभग असंभव और वह अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना लगभग असंभव। हालांकि अमेरिका का इतिहास ये बताता है कि कई अमेरिकन राष्ट्रपतियों पर हमले हुए हैं और मारे भी गए हैं, लेकिन अब दौर अलग है। लेकिन अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी का पहला बीज 2019 में नहीं बल्कि 1953 में ही पड़ गया था, जब अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवाया था। निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोहसिद्दीन को सत्ता से हटाकर अमेरिका ने ईरान की शाह रजा पहलवी के हाथ में सत्ता सौंप दी थी। इसकी मुख्य वजह थी तेल धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास रखने वाले ईरानी प्रधानमंत्री ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। वो ईरानी शाह की ताकत पर भी लगाम लगाना चाहते थे। 1989 में ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति से पहले खामेनेई तुर्की, इराक और पेरिस में निर्वासित जीवन जी रहे थे। खामेनेई शाह पहलवी ने नेतृत्व किया और ईरान के पश्चिमीकरण और अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता के लिए उन्हें निशाने पर देते रहे। ईरान में इस्लामिक क्रांति के परिणामों के तत्काल बाद ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म हो गए थे। तेहरान में ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया था और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। कहा जाता है कि इसमें खामेनेई का भी मौन समर्थन था और इसीलिए 1953 से यह जंग लगातार जारी और इस जंग के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में हमेशा ठनी रही और इसीलिए ईरान हमेशा से उन तमाम देशों का समर्थन करता रहा, उन तमाम संगठनों का समर्थन करता रहा जिन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई। अब उसमें चाहे यमन के हूती हो, चाहे फलस्तीन के हमास हो या लेबनान के हिजबुल्लाह हो, इन तमाम संगठनों को हथियार से लेकर फाइनेंशियली सपोर्ट तक ईरान करता रहा और इसी की वजह से अब शायद अमेरिका को लग रहा है कि अगर जिस गाजा को लगभग खंडर में तब्दील कर दिया गया है, अगर उस गाजा का पुनर्निर्माण करना है और ट्रंप जो ग्रेटर इजराइल की सोच को न सिर्फ फलस्तीन में बल्कि जॉर्डन, मिस्र और खाड़ी देशों में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा ईरान है। और इसीलिए गाजा में पुनर्निर्माण और वहां इजरायली नागरिकों को बसाने के बीच में अगर कोई हमास को एक बार फिर से मजबूत कर सकता है तो वो ईरान है। और इसीलिए शायद ट्रंप ने ईरान को डराने के लिए या कहे कि ईरान हमास को सपोर्ट ना करे, गाजा में ना आए, इसलिए शायद यह बयान दिया है। और इसीलिए ईरान को कहा गया है कि अगर उन पर हमला हुआ तो ईरान उसके लिए तैयार हो। और हमले का मतलब यह भी है कि अगर गाजा के अंदर अमेरिका के पुनर्निर्माण के कार्य के बीच में अगर ईरान आया तो क्या इसको भी ट्रंप अपने खिलाफ और अपने ऊपर हमला मानेंगे। बहरहाल ईरान के ट्रंप से नफरत की वजह बड़ी अलग है। ईरान के ट्रंप से नफरत करने का सबसे बड़े कारण में सबसे बड़ा कारण सुलेमानी की हत्या, जिसका जिक्र हमने किया कि 2020 में अमेरिका ने इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था। इसमें ईरान की कुद्स फोर्स का प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी मारा गया था। इस घटना के बाद से ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हुए थे। ईरान कई बार इस हमले का बदला लेने की बात कर चुका है। सुलेमानी ईरान के सबसे ताकतवर सेना नेताओं में से एक है या कहीं थी। सुलेमानी को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के बाद ईरान का दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था, जिसे ड्रोन हमले में अमेरिका ने ढेर कर दिया था। लेकिन फर्ज कीजिए अगर ईरान और अमेरिका के बीच में जंग होती है, वजह चाहे सुलेमानी की मौत का बदला लेना हो या गाजा के अंदर अमेरिका और इजराइल के पुनर्निर्माण के कार्य में हमास को हथियार देकर बाधा पहुंचाना, अगर यह जंग होती है तो कौन किस पर कितना भारी पड़ता है, इसको आंकड़े के जरिए समझते हैं। और न सिर्फ दोनों की थल सेना, वायु सेना बल्कि जल सेना, तीनों का एक मोटा मोटा कंपैरिजन आपके सामने करते हैं। जरा समझिए और देखिए किसमें कितना दम है। या कहिए कि ईरान अमेरिका के सामने आंकड़ों के आधार पर नहीं टिकता है,
क्योंकि अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट है 13,000 प्लस, ईरान के पास मात्र 551। आगे बढ़िए, फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास 1854, ईरान के पास महज 10% यानी 186। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास 896, ईरान के पास महज 23। हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास 5,737, ईरान के पास महज 129। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास 695, ईरान के पास महज 10। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास 1000 हैं और ईरान के पास महज 13 हैं। दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और जमीनी सेना शक्ति को भी एक बार परख लेते हैं। जरा देखिए, हवाई शक्ति के बाद जो जमीनी शक्ति है उसमें कौन कितना भारी है। आर्टिलरी की बात करें तो अमेरिका के पास यकीनन 1267 है, ईरान के पास ज्यादा है, 2050 है। लेकिन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी वो अमेरिका के पास 1595 है, ईरान के पास महज 580 है। टैंक देखिए, टैंक 2 गुने से ज्यादा, अमेरिका के पास 4657 और ईरान के पास महज 2000 के आसपास। इसके अलावा मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स अमेरिका के पास 694 और ईरान के पास 775 है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नौसेना की ताकत की। नौसेना की ताकत अमेरिका और ईरान के बीच में एक मोटा सा कंपैरिजन जरा देखिए। फ्लीट जहाज की अगर बात करें तो 472 अमेरिका के पास, ईरान के पास महज 101। फ्रिगेट युद्धपोत अमेरिका के पास नहीं है, ईरान के पास 7 है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास 11, ईरान के पास 0। हेलीकॉप्टर कैरियर अमेरिका के पास 9, ईरान के पास 0। डिस्ट्रॉयर, आप सोचिए, डिस्ट्रॉयर अमेरिका के पास 75 है और ईरान के पास है ही नहीं। इसके अलावा पनडुब्बी अमेरिका के पास 64, ईरान के पास महज 19। पेट्रोल वेसल्स अमेरिका के पास 5 है और ईरान के पास 21। इस सैन्य ताकत के बाद आप यह तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ईरान अपने दम पर सीधे युद्ध में अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। क्या यही वजह है कि ईरान ने हमेशा से अमेरिका से बदला लेने के लिए एक छद्म युद्ध को हमेशा एक बेहतरीन विकल्प माना? छद्म युद्ध यानी कि अमेरिका के खिलाफ या अमेरिकी सहयोगी देशों के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर। मसलन इजराइल अमेरिका के दम पर खाड़ी देशों को डिस्टर्ब करता है। अमेरिका के दम पर इजराइल फिलिस्तीन के अंदर अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान इजराइल को परेशान करने के लिए हमास को हथियार देता है, हिजबुल्लाह को हथियार देता है, हूती को हथियार देता है। तो क्या वाकई में दोनों के बीच हमेशा छद्म युद्ध होगा? इसके लिए जरा यह भी समझिए कि अमेरिका और ईरान की मैन पावर क्या है। दरअसल ईरान की 8 करोड़ 75 लाख की जनसंख्या में 47% आबादी फिट फॉर सर्विस कैटेगरी में आती है। ईरान के पास 6 लाख एक्टिव पर्सनल, 3.5 लाख रिजर्व पर्सनल है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका के पास 14 करोड़ 90 लाख की मैन पावर है। इनमें 13 लाख 28 हजार एक्टिव पर्सनल, 8 लाख रिजर्व पर्सनल है। अमेरिका के पास कोई पैरामिलिट्री नहीं है। ईरान के पास 2 लाख 20 हजार अर्धसैनिक बल है। लेकिन आज की जंग जमीन पर कम, आसमान में ज्यादा होती है और आसमान के अंदर अमेरिका ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है। सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए आपको खाड़ी देशों के अंदर कई बेस पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन ईरान को सपोर्ट करने के लिए क्या अमेरिका के खिलाफ कोई मैदान में होगा? एक बार के लिए मान ले रशिया, तो रशिया वैसे ही यूक्रेन में फंसा है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते की बात रूस कर रहा है और कहते हैं कि पुतिन और बाइडेन के बीच जो रिश्ते खराब थे वो पुतिन और ट्रंप के बीच में बेहतरीन है। तो क्या इस स्थिति में जो रशिया अभी तक अमेरिका के खिलाफ खड़ा था, क्या वो रशिया इस स्थिति में अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ट्रंप बाकायदा नाटो देशों को फंडिंग रोक चुके हैं, यहां तक कि यूक्रेन के युद्ध में नाटो की भूमिका को इनकार कर चुके हैं। यहां से भी रूस क्या वाकई में अमेरिका के खिलाफ आकर खड़ा होगा, इसकी संभावना बेहद कम है। लेकिन इन सब के बीच में ट्रंप की इस चेतावनी के मायने क्या है, इसको समझना जरूरी है।
दरअसल ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन फिर से शुरू करने का ऐलान है। ऐसा ईरान को परमाणु हथियार इकट्ठा करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। इसी कड़ी में ईरान के तेल निर्यात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान पर मौजूदा प्रतिबंधों के अलावा नए प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी इस तरह की नीति अपनाई गई थी। अब ईरान के तेल निर्यात को शून्य पर लाने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। 2024 में ईरान का कच्चे तेल का निर्यात कई सालों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया की कच्चे तेल को लेकर निर्भरता ईरान पर बढ़ गई। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के मुताबिक ईरान ने 2023 में तेल निर्यात से $53 बिलियन और 2022 में $54 बिलियन की कमाई की थी। वहीं ओपेक देशों के मुताबिक ईरान ने 2024 में कच्चे तेल का उत्पादन 2018 के बाद से हाई लेवल पर कर दिया है। अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद ईरान मुनाफा कमा रहा है और इसका इस्तेमाल अमेरिका इजराइल के विरुद्ध किया जा रहा है, हमास को समर्थन देकर, हिजबुल्लाह को समर्थन देकर। ईरान पर प्रतिबंध कौन कौन से हैं जरा इसको भी समझिए, क्योंकि अब मानकर चलिए कि हो सकता है अमेरिका और प्रतिबंध लगा दे और क्या उसका असर ईरान की करेंसी पर पड़ेगा जो डॉलर के मुकाबले लगभग पाताल में जा चुकी है। बहरहाल अमेरिकी डॉलर खरीदने या रखने पर रोक होगी और इससे डॉलर बढ़ेगा और जो ईरानी करेंसी है वो गिरेगी। सोने या अन्य कीमती धातुओं में व्यापार पर रोक रहेगी। इसके अलावा ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, स्टील, कोयला और औद्योगिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर पर रोक रहेगी। ईरान की मुद्रा रियाल से जुड़े लेन देन पर रोक रहेगी। ईरान को ऋण देने से संबंधित गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। ईरान के ऑटोमेटिव सेक्टर पर प्रतिबंध रहेगा। ईरानी कालीन और खाद्य पदार्थों का आयात भी प्रतिबंध रहेगा। आप सोचिए, इतने प्रतिबंध लगाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। हालांकि ट्रंप जो कह रहे हैं उस पर कितना रुकेंगे यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा और मैक्सिको पर पहले 25% टैरिफ लगाया गया और लगा कि दुनिया भर के अंदर टैरिफ वॉर शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही कनाडा ने वापस अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया, अमेरिका ने उस पूरे आदेश को वापस विड्रॉ कर दिया। दोनों पर 25% टैरिफ को रोक दिया कुछ वक्त के लिए। चाइना पर 10% टैरिफ लगाया तो चाइना ने अमेरिकी सामान पर 10% टैरिफ लगा दिया। अब सवाल यह है कि अगर ईरान पर इतने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं तो डॉलर के मुकाबले रियाल मजबूत होगा या कमजोर होगा। बहरहाल इसको समझने के लिए यह समझिए कि डॉलर के मुकाबले फिलहाल रियाल कहां पर खड़ा हुआ है और जो प्रतिबंध अभी तक लगे हुए हैं उसने रियाल का हाल क्या कर दिया है, जरा एक ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझिए। 1979 के अंदर $1 के मुकाबले जो रियाल की कीमत थी वो थी 70, यानी कि 70 रियाल के अंदर $1 आता था। लेकिन 2015 में उस $1 के लिए 32,000 रियाल की जरूरत पड़ी। आप सोचिए रियाल की करेंसी कहां चली गई, रियाल की वैल्यू कहां चली गई। 2025 में $1 के मुकाबले जो रियाल की कीमत है वो 42,808 रियाल है। अब इसको जरा भारत से कंपेयर कीजिए। भारत के ₹1 की कीमत या कहें कि $1 की कीमत भारत के लगभग 87 रुपए के मुकाबले है और यहां $1 की कीमत लगभग 42,208 रियाल के मुकाबले है। और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका मतलब आप निकाल लीजिए कि रियाल हो सकता है कि 70,000 तक भी पहुंच जाए $1 के मुकाबले। लेकिन क्या वाकई में अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनके डेथ वारंट ईरान की तरफ से निकाले गए हैं तो क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की इस पर नजर नहीं है? जरा इसको भी खंगाल लेते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सालों से ईरान की धमकियों पर नजर रख रही है। पिछले साल न्याय विभाग ने ऐलान किया था कि उसने राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मारने की ईरानी साजिश को विफल कर दिया था। ट्रंप ने बयान खुफिया एजेंसियों की तरफ से मिली जानकारी के बाद दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान ट्रंप के खिलाफ साजिश रच रहा है। बीते कुछ महीनों में ट्रंप पर 2 जानलेवा हमले हुए हैं।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इनके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान पर ट्रंप की हत्या करने की साजिश का आरोप भी था। वहीं खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सितंबर में ईरानी अधिकारियों ने फरहाद शाकरे को ट्रंप की निगरानी करने और उनकी हत्या करने के लिए निर्देश दिए थे। तो चलिए आपको यह भी बताते चलते हैं कि फरहाद शकेरी कौन है, जिसके ऊपर आरोप लगे कि ईरान के कहने पर वो न सिर्फ ट्रंप की मुखबिरी कर रहे थे बल्कि ट्रंप को मारने की साजिश भी रच रहे थे। तो देखिए फरहाद शकेरी कौन है। कहा जाता है कि फरहाद शकेरी अफगानी नागरिक है, वो ईरानी नहीं है। 2008 में अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया था। ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का उस पर आरोप है। 51 साल की उम्र है और शकेरी पैसों के लिए साजिश रचता है। कहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किलर है, एक तरीके से इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्पस के साथ साजिश को रचा गया था। न्यूयॉर्क में ईरानी मूल के अमेरिकी नागरिक की हत्या भी ये कर चुका है। शकेरी के लिए कहा जाता है कि अभी वो फरार है और माना जाता है कि वो फिलहाल ईरान के अंदर है। ईरान के अंदर मतलब क्या ईरान उसको अमेरिका के खिलाफ एक बार फिर से तैयार कर रहा है? इन सब के बीच में ईरान क्या तैयारी कर रहा है, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्पस ने मिसाइल सिटी का खुलासा किया है, जहां ईरान ने अंडरग्राउंड बेस में क्रूज मिसाइलों को रखा है, जिन्हें जल विध्वंसक जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के इस अंडरग्राउंड बेस को मिसाइल सिटी नाम दिया गया है। ईरान ने घोषणा की है कि वो नई विशेष मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। ईरानी जनरल हुसैन सलामी इसे सोता हुआ ज्वालामुखी बताते हैं। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स नई विशेष मिसाइलों का विकास भी कर रहा है। ईरान का लक्ष्य यह दिखाना है कि उसने इस क्षेत्र में अपनी ताकत खोई नहीं है। ईरान यह दिखाना चाहता है कि वो हमले की स्थिति में अपनी सेना को जमीन के अंदर सुरक्षित रख सकता है। यह स्पष्ट रूप से इजराइल, अमेरिका और कुछ खाड़ी देशों के लिए एक संदेश है जो अमेरिका के समर्थन में है। लेकिन ट्रंप का यह बयान कि ईरान उनकी हत्या कर सकता है और इसके बदले में ईरान तबाह हो जाएगा, क्या यह अमेरिका की कमजोरी को दर्शाता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या वाकई में कोई मार सकता है? क्या यह उसकी कमजोरी है, या अमेरिका यह बताना चाह रहा है कि अगर आंखें उठाकर भी देखी गई तो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा? सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है कि गाजा को लेकर जो अमेरिका और इजराइल की रणनीति है उसके बीच में ईरान किसी भी तरीके से आने की कोशिश ना करे। लेकिन यह डेथ वारंट क्या वाकई में एक नई खाड़ी देश के अंदर जंग की स्थिति को पैदा कर रहा है? और क्या अब निशाने पर वो सब हैं जो ट्रंप के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।